सईदा आइमा फराज गर्देज़ी पूरा नाम है मेरा। समहाउ मैं इंट्रोवर्ट हो गई, बहुत कम बोलना शुरू कर दिया। तो उस सब का जो इम्पैक्ट था आपकी पर्सनैलिटी पे या कॉलेज टाइम में तो पूरे टाइम बुली होती रही मैं। तो आप इंस्टाग्राम पे कब आई? मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, सब कहते हैं लाइक कैसे हो गया, लाइक इट सीम्स लाइक मैजिक। तो इस सब का इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर नहीं आया? लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, था मालूम कि डस देंगे, फिर भी शौक से पाले बिच्छू। मैं क्लियर कर दूँ, मेरा कोई हार्ट ब्रेक वगैरह कुछ नहीं हुआ हुआ, तो मेरी लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट कर रही थी। मतलब मैं बहुत डिप्रेशन में जाती जा रही थी। अभी फ्यूचर का मैं कुछ नहीं कह सकती कि मैं सोशल मीडिया पे होंगी भी या नहीं। बहन तुम थोड़ा सा भाई हो क्या? एंड इट वाज सो फनी। हाय एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट हमना। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चैट सीरीज़ पॉडकास्ट। आज के एपिसोड जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर हैं और आप लोगों ने उनका कंटेंट बहुत दफ़ा स्क्रॉल करते टाइम देखा भी होगा। तो इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट किए बगैर बात करते हैं आइमा गर्देज़ी से। अस्सलाम वालेकुम आइमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। आइमा, ज़रा आप अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें। सईदा आइमा फराज गर्देज़ी पूरा नाम है मेरा। मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ रावलपिंडी अपनी फ़ैमिली के साथ रह रही हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हैं, तो आपका जो चाइल्डहुड था वो भी आज़ाद कश्मीर में गुजरा? जी बिल्कुल, मेरी बर्थ भी आज़ाद कश्मीर में हुई है, उसके बाद स्कूलिंग वगैरह भी ऑलमोस्ट आज़ाद कश्मीर में ही हुई है। आज़ाद कश्मीर में स्कूलिंग करने के बाद जब आप पिंडी शिफ्ट हुई तो आपको कोई चेंजेस फेस करने को मिले थे? एक्चुअल में मेरी जो स्टार्टिंग थी, मैं जो स्टार्ट में स्कूल डेज़ वो कश्मीर में थे। कश्मीर में से मैंने अपनी स्टडीज़ की, लेकिन उसके बाद पिंडी नहीं, हम अटक शिफ्ट हुए थे। तो वहाँ पे कुछ टाइम पढ़ने के बाद कोविड आ गया, फिर मैं दोबारा आज़ाद कश्मीर चली गई थी और फिर यूनिवर्सिटी में वापस रावलपिंडी शिफ्ट हुई हूँ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मतलब कि काफ़ी चेंजेस आपके उस टाइम पीरियड में बहुत चेंजेस आए थे। एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो चेंजेस आपके लाइफ पे जो थे उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ था कि नहीं? क्योंकि समटाइम्स जो चेंजेस होते हैं लाइफ में, कभी कभी वो अच्छे भी होते हैं, कभी कभी वो बुरे भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है वो जो चेंजेस थे आपके लिए वो अच्छे थे कि बुरे थे? समहाउ अच्छे भी थे और बुरे भी थे, क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाना, डिफरेंट लोगों के साथ बैठने के बाद, मतलब मिलने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। क्योंकि जब आप एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि बाकी एरियाज़ में क्या हो रहा है, बाकी लोग कैसे हैं। तो मतलब मुझे लगता है एक्सपोजर हुआ था मेरा कि कैसे लोग हैं एंड ऑल। लेकिन नेगेटिव ये था कि जब मैं स्टार्ट में स्कूल टाइम में बहुत एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट थी, लेकिन विद द टाइम इतनी शिफ्टिंग, नए नए लोगों से मिलना, और इसके बाद समहाउ मैं इंट्रोवर्ट हो गई, बहुत कम बोलना शुरू कर दिया। और लाइक तो ये जो चेंजेस आपको फेस करने पड़े थे ये सब टाइम पीरियड में, तो इसकी वजह क्या थी? एक्चुअली माय फादर, उनको लगता था कि अगर हम एक ही इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हम लोगों को कल दुनिया में सरवाइव नहीं करना आएगा। हमें नहीं समझ आएगी कि हमें डिफरेंट लोगों से कैसे टैकल करना है एंड ऑल। तो इसीलिए उनको लगता था कि हम लोगों को हर माहौल में ख़ुद को एडजस्ट करना आना चाहिए। तो वो इसीलिए बीच बीच में हमारे स्कूल्स भी बहुत चेंज हुए हैं, स्कूल्स सिटीज़ चेंज कराते रहते थे हम लोगों को। तो ये जो चेंजेस थे आपके स्कूल टाइम पे, तो उस सब का जो इम्पैक्ट था आपकी पर्सनैलिटी पे या कुछ पड़ा? समहाउ हुआ था, क्योंकि जब स्टार्ट में मैं को एजुकेशन में थी, बचपन से को एजुकेशन में पढ़ी, तो तब मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट भी थी। फिर जो बीच में 2 इयर्स थे तो वो को एजुकेशन नहीं थी, जस्ट गर्ल्स स्कूल था, वहाँ पे पढ़ी मैं। और उसके बाद दोबारा से को एजुकेशन में आई तो मैं वहाँ पे ख़ुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो बहुत मुश्किल होती थी मुझे। तो वो वहाँ से एक्सट्रोवर्ट से जब मैं इंट्रोवर्ट बनी तो मैं उस फेज़ पे बनी थी आके। फिर विद द टाइम जहाँ से मैंने अपनी मैट्रिक की, फिर वहीं से मैंने एफएससी भी की थी, तो विद द टाइम मैं वहाँ पे एडजस्ट हो गई। और कॉलेज टाइम में तो पूरे टाइम बुली होती रही मैं। क्यों? मतलब वहाँ पे
एक्चुअल में ना मैं अपनी क्लास में सबसे छोटी दिखती थी, तो इसलिए ना सारे स्टूडेंट्स हर टाइम बुली करते थे मुझे, और मैं किसी से इतना बोलती नहीं थी। तो क्योंकि मेरी कंपनी मेरे घर में ज़्यादा थी, मेरे बाहर इतने फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो अजीब नामों से बुलाते थे मुझे, बोलते थे बर्गर बच्ची है एंड ऑल सीन। तो मुझे बाकायदा मारते थे वो, और मैं इस वजह से ना मैं कॉलेज जाना छोड़ दिया था। मैं घर आके रोती थी कि मैंने नहीं जाना कॉलेज, मुझे सब बहुत तंग करते हैं। तो इस सब का इम्पेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर नहीं आया? एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर लाइक ये हुआ कि डैडी मेरे साथ जाते थे कॉलेज, और वो मेरे कॉलेज में जाके उनने प्रिंसिपल से कंप्लेन की कि इसकी स्टडीज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं, बच्चे इसे तंग करते हैं क्लास में। तो फिर मेरे प्रिंसिपल ने उन बच्चों को वार्न किया, और उसके बाद थोड़ा तो थोड़ी देर पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने मुझे बताया वो सारा इलेक्शंस वाला इंसिडेंट कॉलेज में, तो वो एक दफ़ा एक्चुअल में मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी स्कूल कॉलेज टाइम पे, मतलब ओबिडेंट स्टूडेंट थी। तो मेरे टीचर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, टीचर फेवर भी करते थे थोड़ा। तो इस बात पे जेलसी फैक्टर हर एक में होता है। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे तो सभी मेरे अगेंस्ट थे। मैं क्लास में अकेली होती थी, मेरी कोई क्लास में फ्रेंड नहीं थी ऐसे। तो इलेक्शंस हुए थे। फर्स्टली जब फर्स्ट टाइम बुली हुई थी, डेट वाज बिकॉज ऑफ कि मैं सेलेक्टेड सीआर बनी थी क्लास की। तो मुझे अभी 1 ईयर हुआ था उस कॉलेज में। तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स थे देवर लाइक के हमें बनना चाहिए था। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बुली किया उन लोगों ने, और उसके बाद मैंने बोला नहीं भाई, मैंने स्टेप डाउन करना है, मैंने सीआर रहना ही नहीं है। फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो मुझे शौक़ था। एक्चुअल में मैं डिबेटर भी रह चुकी हूँ अपने स्कूल कॉलेज में, तो मैंने उनमें एज अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया। तो उन इलेक्शंस में भी मैं जीत गई, और मैं हेड गर्ल भी बन गई। तो मतलब कॉलेज की मेरी बेस्ट मेमोरी यही थी कि मैं इलेक्शंस जीती थी, इतने लोग मेरे अगेंस्ट थे, और उसके बाद भी। इस टाइम पर आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करती थी कि नहीं? नहीं, तब तो मेरे पास अपना फ़ोन भी नहीं था। तब तो मैं मामा का फ़ोन यूज़ करती थी। एफएससी में टिकटॉक्स वगैरह पोस्ट कर देती थी ऐसे ही। कोई इंटेंशन नहीं थी कि वायरल होना है क्या, बस ऐसे ही रैंडम पोस्ट कर देती थी टिकटॉक पे। मतलब कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, मीडिया एंड ऑल। तो आप इंस्टाग्राम पे कब आई? मतलब मैं इंस्टा पे अभी मुझे 7 मंथ्स हुए हैं, 7 to 8 मंथ्स पहले मैंने इंस्टा ज्वाइन किया। इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा रीच? पता नहीं, मैं खुद सरप्राइज़ हूँ। मुझे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली सब कहते हैं लाइक कैसे हो गया, लाइक इट सीम्स लाइक मैजिक। इंस्टाग्राम पे आने का ख्याल आपके क्यों आया? किस चीज़ ने मोटिवेट किया? टिकटॉक पर थे आप इस वजह से? एक्चुअल में जब टिकटॉक पे मेरी रील वायरल हुई तो उसके बाद फॉलोअर्स का था कि मुझे इंस्टा पे आना चाहिए। तो मैंने तब इंस्टा स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने टिकटॉक को साइड करा दिया। अब टिकटॉक इतना नहीं यूज़ करती, अब इंस्टा पे ही होती हूँ। फर्स्ट रील जो आपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी, और एकदम से उस पर रीच काफ़ी अच्छी आ गई थी। तो क्या रिएक्शन था आपका उस पर और आपकी फैमिली का? लाइक रिएक्शन ऐसे मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल रैंडम वीडियो पोस्ट की थी, एंड वो एक पोइट्री वीडियो थी। मैं नॉर्मल रूम में बैठी हुई थी, और मेरी एक फ्रेंड थी। तो मैंने उनका नाम लेके एक ऐसे ही नॉर्मल पोइट्री पढ़ी, और वो पोस्ट कर दी, और वो बहुत वायरल हो गई। उसके बाद लोग अपनी पोइट्रीज़ मुझे भेजते थे कि आप अच्छा रिसाइट करते हो, हमारी पोइट्री रिसाइट कर दो। तो ऐसे ही फिर करते करते होता गया। तो मतलब कि आपको पोइट्री में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, आपने जैसे अभी बताया, और आपकी फ़र्स्ट वीडियो भी पोइट्री से वायरल हुई थी। तो आप ज़रा बताएं जो फ़र्स्ट पोइट्री जो आपने की थी, जो वायरल हुई थी वो। अच्छा, वो नॉर्मल रैंडम एक शेर था कि लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, था मालूम कि डस देंगे, फिर भी शौक़ से पाले बिच्छू। ओह माय गॉड। तो आपको ये पोइट्री का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? एक्चुअल में जेनजी में किसको पोइट्री में इंटरेस्ट नहीं है, लाइक सबको ही होता है। इट्स नॉट अबाउट के मुझे बहुत स्टार्ट में ये चीज़ फेस करना पड़ी कि क्या मतलब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है जो मैं पोइट्री कर रही हूँ, मुझे ज़िंदगी ने ऐसा क्या गम दिया है कि मैं पोइट्री साइड आई हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं
जेंजी की तरह नॉर्मल ही पोइट्री पढ़ती थी। तो वीडियो जब वायरल हो गई तो उसके बाद मैंने उसको एज अ कंटेंट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और वो आइडिया भी तब यूनिक था, तब अपनी वॉइस पे कोई इतना पोइट्री भी नहीं करता था। सो आई गेस इसीलिए मुझे तब ज़्यादा हाइप मिल गई उस टाइम पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ, मेरा कोई हार्ट ब्रेक वगैरह कुछ नहीं हुआ हुआ, मैं ऐसे ही पोइट्री करती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपकी फ़र्स्ट रील जो थी वो पोइट्री थी, तो उसके बाद अगर अब देखा जाए तो आपके कंटेंट में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। एक्चुअल में ना पोइट्री को डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं होता। तो जब मैं ना कॉन्टीन्यूसली पोइट्री कर रही थी तो मैं ओवर थिंक करूँ, तो मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही पोइट्री के बारे में सोचने लग गई थी। तो मेरी लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट कर रही थी, मतलब मैं बहुत डिप्रेशन में जाती जा रही थी, बस चुप 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 होती जा रही थी। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि आई शुड चेंज माई कॉन्टेंट। तो मैंने कहा हाँ, फिर मैंने रैंडम वीडियो पोस्ट की और वो पोइट्री से भी ज़्यादा वायरल हो गई। तो फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया। तो अभी आपको कोई इंटरेस्ट है पोइट्री वगैरह में कि नहीं, अब वो टाइम के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी है, लेकिन अब मैं उस तरह रील्स पोइट्री पे नहीं करूँगी, बट थोड़ा टाइम बाद। अभी मुझे लगता है मुझे पोइट्री से कुछ टाइम गैप लेना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाना है मैंने। अगर आपका इंस्टाग्राम अब देखा जाए तो उस पे जो आपका स्टाइल है, मतलब टॉम बॉय एंड सब, तो ये मतलब अगर देखा जाए तो पोइट्री और ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक कि आपस में अलाइन करती हैं। एक्चुअल में पोइट्री का और लुक्स का क्या ही कनेक्शन है। मतलब मेरा ये था कि टॉमबॉय का अगर देखा जाए तो मेरा जो स्टार्ट से है, मैं घर में ही रही हूँ ज़्यादा। तो मेरे घर में मेरे 2 भाई, मेरे बाबा और मेरी मामा ही होती हैं। तो मैं बचपन से बाबा और भाइयों की कंपनी में रही हूँ। तो मतलब उनके साथ रहते रहते उन्हीं जैसी हो गई थी। तो मतलब मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। और कॉलेज में जाने के बाद मैंने ख़ुद को चेंज किया। पहले तो मैं और भी ज़्यादा मतलब थी। कॉलेज में आने के बाद मुझे लगा नहीं, आई शुड चेंज माई सेल्फ अ लिटिल बिट। तो मतलब मैं स्टार्ट से ही ऐसी हूँ, मैंने कोई सोशल मीडिया में आने के बाद अपना स्टाइल चेंज नहीं किया या कुछ नहीं, बस स्टार्ट से ही ऐसी हूँ मैं। आपके जो हेयर स्टाइल है वो शुरू से इस तरह का है या कभी आपने लंबे बाल रखे, कोई शौक़ था? नहीं, मुझे लंबे बालों का कोई शौक़ नहीं है। मुझे दूसरों के पसंद हैं, अपने नहीं। मेरे ना जब हेयर इस शोल्डर से ज़रा से नीचे आते हैं तो मुझे लग रहा होता है कुछ गंदगी है, इसको साफ़ करना है। फिर मैं उन्हें कट करा देती हूँ। अच्छा। तो लंबे बालों का कोई शौक़ नहीं है। तो आगे फ्यूचर में आपका जो कंटेंट आएगा, तो डू यू थिंक कि आपके कंटेंट में कोई चेंजेस आएंगे या? अभी फ्यूचर का मैं कुछ नहीं कह सकती कि मैं सोशल मीडिया पे होंगी भी या नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। मुझे हर दूसरे दिन लग रहा होता है मुझे अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लेना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स की मोटिवेशन की वजह से, फैमिली की वजह से कहती हूँ नहीं, कंटिन्यू कर देती हूँ। लेकिन लगता है कि कभी मैं इसे डिलीट कर दूँगी। रेगुलर मैंने जो है ना, सोशल मीडिया को फ्यूचर में परस्यू करना नहीं है ऐसे। अगर सोशल मीडिया आपने नहीं कंटिन्यू करना तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके आगे? फ्यूचर प्लान्स विद द टाइम मार्केट की नीड के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने जब एफएससी की तो मुझे लग रहा था मुझे मेडिकल में जाना चाहिए, लेकिन एफएससी के बाद मैं बीएस इंग्लिश में आ गई और साथ में पीएचडी करना है। मैंने पढ़ना है, बस मुझे पढ़ने का शौक़ है। तो आपके इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ़ैन्स वगैरह का कभी रियल लाइफ में इंटरेक्शन हुआ ही होगा। तो क्या आपका रिएक्शन होता है, और कभी आपकी फैमिली के साथ ऐसे हुआ है कि कोई फ़ैन आपके पास आए एंड दे आर लाइक? एक्चुअली मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इतना कहीं जाती नहीं हूँ। मैं घर यूनी। तो यूनी में होता है अक्सर आके लोग मिलते हैं, लेकिन मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं इतना नर्वस हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं उन्हें मतलब कैसे डील करूँ, क्या बोलूँ मैं उनको। तो मतलब एक जो सबसे क्यूट मोमेंट था, डेट वाज कि मैं कैफ़े बैठी हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सामने वाले टेबल से एक फॉलोअर आए एंड वो ख़ुद इतना नर्वस था, वो शायद मुझसे भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, कि वो ना ऐसे कांप रहे थे। एंड ही वाज लाइक कि आई एम योर बिग फैन, मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। एंड आई वाज लाइक थैंक यू, आई जस्ट वांट टू टेल माय फैंस कि आई लव यू ऑल। बट मैं इंट्रोवर्ट होने की वजह से फेस टू फेस वैसे इंटरेक्ट नहीं कर सकती आप सबसे, तो मैं रूड नहीं हूँ, आई एम जस्ट इंट्रोवर्ट। आपने जैसे बताया कि आप इंट्रोवर्ट भी हैं और काफ़ी शाय भी हैं इन पर्सन, तो सोशल मीडिया पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को तो नहीं मिली? जब मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ तो वो मैं क्राउड में जाके
वैसी रील्स नहीं बनाती, मैं अपने रूम में अकेले बैठ के अकेले बना के पोस्ट कर देती हूँ। तो इसीलिए इंट्रोवर्ट होने का मेरे अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। मतलब मैं क्राउड में जाके तो नहीं रिकॉर्ड करके पोस्ट करती, अकेले में पोस्ट कर देती हूँ और उसके बाद। तो आपके कभी ऐसा हुआ है इंस्टाग्राम पे कि आप कोई चीज़ पोस्ट कर रही हैं और आगे से बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं अबाउट योर पर्सनैलिटी, आपका स्टाइल, आपके एनीथिंग? एक्चुअल में आई एम वेरी लकी कि मुझे अभी तक एज सच कोई हेट कमेंट्स या इतनी नेगेटिविटी फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन समहाउ कुछ लोग, मैं ये नहीं कहूँगी नेगेटिविटी, वो होते हैं अटेंशन सीकर्स, उनको अटेंशन चाहिए होती है तो वो इसीलिए कुछ ऐसे कमेंट्स कर लेते हैं। तो मैं ऐसे कमेंट्स इतने पढ़ती हूँ नहीं, तो मेरी फ्रेंड्स और फैमिली स्क्रीनशॉट्स लेके भेज रहे होते हैं। तो एक जो मेरी रील थी एडिट था, तो उस पे आया था वो बहुत लाइक, मैं अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है और वो था, बहन तुम थोड़ा सा भाई हो क्या, एंड सो फनी। तो आप जो है नेगेटिव कमेंट्स इस तरह आते हैं तो आप किस तरह आप रिस्पॉन्ड करती हैं उस सब को? मैं उनको इंजॉय करती हूँ। मतलब मोस्टली मेरी पोस्ट में ना पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, तो रेयरली ऐसे आते हैं, तो मैं उनको इंजॉय करती हूँ और मोस्टली इग्नोर करती हूँ। ऐसी चीज़ों को ना इतना फोकस नहीं करना चाहिए। तो इग्नोरेंस इज़ बेस्ट आंसर फॉर देम। यस, और आई एग्री कि जो है अगर तो सक्सेसफुल होना पड़ता है तो आई डोंट थिंक नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस किया करना चाहिए, पॉजिटिविटी को ही देखना चाहिए। देखिए, आप लोगों को कभी नहीं खुश कर सकते। आप जो भी कर रहे हैं ना, तो उनको हाँ अपने लिए करें। उनको उसमें ना हमेशा कोई फॉल्ट नज़र ही आना है, ना भी नज़र आए तो उन्होंने लाइक वो जो कमेंट्स कर रहे होते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि वो घर में अपने घर वालों को कैसे देखते हैं या उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसे है। तो ये उनका फॉल्ट नहीं है, करने दें उनको, आप वो करें जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक चीज़ मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली जो है कंटेंट क्रिएटर्स के ना बहुत से फेक अकाउंट बना लेते हैं लोग, जेलसी फैक्टर की वजह से, यू नो। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी ने फेक अकाउंट बना लिया हो या एनीथिंग, या कुछ भी, एनीवन ट्राइंग टू बी यू? एक्चुअल में फ़ेक अकाउंट्स तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन एक फ़ेक अकाउंट है जिसका मुझे दिल से दुख है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स मुझसे भी ज़्यादा हैं। क्योंकि जब मैं अभी इंस्टा पे नहीं थी, मैं जस्ट टिकटॉक पे थी, तो वो वहाँ से वीडियोस लेके इंस्टा पे भी पोस्ट कर रहे थे। तो स्टिल लोगों को लगता है कि वो रियल अकाउंट है और मेरा अकाउंट फ़ेक है। और उस अकाउंट का नाम ज़ैनब के नाम से है, ज़ैनब उल कुबरा और समथिंग लाइक दिस, और लोगों को लगता है मेरा नाम भी ज़ैनब है। तो ऐसे बहुत से फ़ेक अकाउंट्स होते हैं। तो मेरा नाम ज़ैनब नहीं है, मेरा नाम आयमा ही है, और मेरा एक ही ऑफिशियल अकाउंट है आयमा शाह के नाम से। तो आप लोग भी ये चीज़ नोट डाउन कर लें कि आयमा का सिर्फ एक अकाउंट है @aima.shah, और उसके अलावा जितने भी अकाउंट है वो फेक अकाउंट्स हैं। तो कोई एडवाइस जो आप अपने फॉलोअर्स को देना चाहती हो? कि कभी सोसाइटी को खुश करने के लिए कुछ ना करना, जो आप लोग को सही लगता है बस वो करें। सोसाइटी को कभी कोई खुश नहीं कर सकता, जियो और जीने दो। बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि सोसाइटी आई डोंट थिंक कि कभी खुश हो सकती है, क्योंकि एक क्रिटिसिज्म जो है वो अभी ख़त्म होता नहीं है तो दूसरा जो है वो रेज़ हो जाता है। ओके आयमा, सो थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारी पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप सबको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड।